तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हिंदुस्तान में इन दिनों आप देख रहे होंगे ईडी और सीबीआई की बहुत चर्चा है। एक तरफ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी इसे जीरो टॉलरेंस की नीति बताते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, दूसरी ओर विपक्ष के तमाम नेता इसे बीजेपी का पॉलिटिकल पैंतरा बताते हैं। कहते हैं ईडी भी बीजेपी का हथियार है, ईडी भी बीजेपी की सहयोगी है। सवाल है, चुनाव से पहले ईडी भ्रष्टाचार पर प्रहार है या वाकई ये सिर्फ वोट का हथियार है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि फिर एक बार देश में एक नए किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है, फिर एक बार तानाशाही का डर भी दिखाया जा रहा है, फिर एक बार ईडी का खौफ भी नजर आ रहा है। अब आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर आपको ईडी के शिकंजे में किसी ना किसी मोदी विरोधी की गर्दन फंसी हुई नजर आएगी, जिसको विपक्ष कहता है कि यह चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं। बंगाल में अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाला में आरोपी हैं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी जमीन घोटाले के मामले में तफ्तीश कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कोविड सेंटर घोटाले में घिरे हुए हैं, ईडी की रडार पर हैं। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फंसे हुए हैं। और तो और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी जांच कर रही है। इन तमाम चेहरों पर वाकई में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अब चुनाव से पहले कौन बाहर रहेगा, कौन सलाखों के पीछे जाएगा, यह भी कहना मुश्किल है। ईडी की बात करें तो एनडीए के शासन में ईडी की रेड 27 गुना बढ़ी है, यह बात सच है। यूपीए की सरकार में 2 पूर्व सीएम जांच के दायरे में रह रहे थे, एनडीए में 1 सीएम और 14 पूर्व सीएम जांच के घेरे में है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी ने ईडी को अब सियासी हथियार बना लिया है। खड़गे कह रहे हैं तानाशाही सरकार आ जाएगी। इन सब के बीच सवाल कि अब की बार तानाशाही सरकार या फिर मोदी एक बार? वो चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में सम्मन पे सम्मन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಳಿಸಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಮುಂದೇನಾದರೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಚಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. खड़गे साहब की बात जो मैं आपको बता दूं, वो छोटे में इतना ही कह रहे थे कि अगर इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी आ गई तो देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही आ जाएगी। स्वागत करना चाहते हैं मेहमानों का। हमारे साथ शिवम त्यागी जी भाजपा से हैं। शिवम जी स्वागत है आपका। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। आलोक जी स्वागत है आपका भी, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू से हैं। राजीव जी आपका बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल जी टीएमसी से हमारे साथ हैं। स्वागत है जायसवाल साहब आपका। कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी से मेहमान हमारे, बहुत स्वागत है आपका कुलदीप कुमार जी। पहले आप, क्योंकि 2 आरोप लगे हैं आपके ऊपर शिवम जी, तो पहले अरविंद केजरीवाल जी की बात का जवाब देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग इतने बेचैन हैं चुनाव से पहले, बस ले आओ दूसरों को किसी तरीके से, कोई कांग्रेसी मिले तो ले आओ, कोई आपका मिले तो ले आओ, कोई टीएमसी का मिले तो ले आओ, और नहीं ले आओगे तो जेल में डाल दो। इसे मैं एक्चुअली एयरपोर्ट से आ रहा था तो रास्ते में आते आते जहां अरविंद कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी जहां पहले जिस घर में रहते थे उस घर के सामने से निकला था। उस घर के सामने से निकला तो ट्विटर खोला तो देखा आज उनके जेल जाने की पहली बरसी है। मतलब आज उनको करीब करीब गए हुए जो है तिहाड़ में 1 साल हो चुका है। 1 साल से उन बेचारों को बेल नहीं मिली। दुख होता है ऐसे देखकर, एक 2 दोस्तों ने मिलजुल कर जो है चोरी की हो और उसके बाद एक उस पैसे से जो है शीश महल बना ले और दूसरा जो है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। साल हो जाए और बेल ना मिले इस देश में। लोकतांत्रिक देश में अगर कोई बेईमानी नहीं करता तो 1 साल में तो बेल मिल ही जाती है। खैर, अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा तो मैं हाईकोर्ट की एक रीसेंट टिप्पणी पढ़ देता हूं। यह है मनीष सिसोदिया जी के लिए। आपको बता दें कि शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया था। मई में हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था मनीष का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको
अभी जमानत नहीं दी जा सकती। और एक छोटी सी लाइन और पढ़ देता हूं। जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेन देन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। अब एक चीज बताइए, 300 400 करोड़ रुपए खा जाओगे, एक साल बेल नहीं मिलेगी, कोर्ट टिप्पणी करेगा कि नहीं 338 करोड़ रुपए के जो प्रूफ्स हैं वो अस्थायी रूप से जांच एजेंसी जो स्थापित कर पाई है। कोर्ट ये मानेगा कि आपको अगर बेल मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पावरफुल रहे हैं और 18 मंत्रालय आपके पास सवाल रहे ये है हैं। ही नहीं। मैंने आपने मुझे बता दिया मनीष सिसोदिया को 1 साल जेल में हो गया। वैसे तो मनीष सिसोदिया भी जेल में जाने से पहले यही कह रहे थे कि आप लोगों ने फोन करके उनको बीजेपी में आने का ऑफर दिया था और कहा था सीएम बना देंगे। अब आज आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग ये चाहते हैं कि ये गठबंधन उनका ना हो कांग्रेस के साथ, बाहर निकलाओ, नहीं तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे इसी तरह। इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी के इस तरह के ये वन लाइनर्स होते हैं, ये शायद जनता को सुनने में बहुत शानदार लगते हो, लेकिन आज तक उन्होंने उसका कोई प्रूफ जो है दिया नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल को इस तरह की कोई बात किसी के द्वारा कही गई है कि भाई गठबंधन तोड़ दो वरना जो है आपको जेल डाल देंगे, तो मैं मानता हूं इससे कुछ होने वाला नहीं है। भाई गठबंधन से कुछ नहीं होना। अच्छा, दिल्ली की 7 सीटें 14 में भारतीय जनता कुलदीप पार्टी कुमार जी के पास जवाब थी, दीजिएगा, क्योंकि आरोप 19 आम में आदमी थी और पार्टी 24 में भी होंगी। आम आदमी पार्टी ने बड़े डंके की चोट पे आरोप लगाया था। ये बोलिए। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को एक साल हो चुका है। मैं तो सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ आज लड़ रहे हैं। उन्होंने जेल जाना पसंद किया, उन्होंने भाजपा में जाना पसंद नहीं किया। पहली बात ये, जिस तथाकथित शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, 1 साल का समय हो चुका है, 1.5 साल से जांच चल रही है इनकी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी आज भी ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। अरे 1 साल में तुम्हारी ईडी, तुम्हारी CBI, तुम्हारी लॉ, सारी एजेंसी मिलकर एक सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई आज तक। अभी तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना का आपने ऑर्डर ही पढ़ दिया। अभी तो यहाँ पर आप आजकल तो कोर्ट भी हिंदी में ऑर्डर लिखने लगा है। संजीव खन्ना कोर्ट ने क्या कहा था, आपने उस ऑर्डर को नहीं सुना? उन्होंने कहा 1 रुपए का मनी ट्रेल आज तक नहीं मिला, कोई साबित नहीं कर पाई, और जब ट्रायल में केस जाएगा तो 10 मिनट ये केस टिकेगा नहीं। इन्होंने कहा 1 साल से बेल क्यों नहीं मिली, उसका जवाब दे देता हूं। 1 साल से बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो PMLA का कानून है, जो 2017 में मोदी सरकार ने आके अमेंडमेंट किया है, जिसका उपयोग होना था कि बाहर से टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही, आज उनका अपने देश के लोगों के ऊपर उपयोग किया जा रहा है कि भाजपा में कैसे शामिल कराया जाए। पहली बात ये। दूसरी बात आप ये बता दें मुझे कि अशोक चौहान को भी भाजपा में शामिल कराया, उनके ऊपर कौन कौन से ईडी के केस चल रहे थे वो बता दें जरा मुझे। हसन मुशर्रफ को इन्होंने कराया, उसके ऊपर कौन से केस चल रहे थे? अजीत पवार को तो मोदी जी ने खुद कहा था 17 का घोटालेबाज व्यक्ति है, आज वो भाजपा के अंदर आ गया। ये कौन सी वॉशिंग मशीन, ये कौन सा ईडी के पास पाउडर है कि जब विपक्ष में रहते हो सारा पाउडर ईडी उस पर लगा देती है, जैसे ही भाजपा में शामिल होता है वो बिल्कुल आ जाता है। मोदी जी कह रहे थे आदर्श घोटाले के अंदर जो है विधवा महिलाओं के मकानों को खाया गया, आज वो भाजपा में ज्वाइन हो गया वो आदमी। कैसे विश्वास करें कि मोदी जी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है? ठीक है, महाराज की बात करते करते 2 नाम आप भूल गए, मैंने लिखे हुए थे। छगन भुजबल का नाम, जेल में रहकर के आए थे। नवाब मलिक की भी ज्वाइनिंग होने वाली थी, चिट्ठी लिखकर देवेंद्र फडणवीस जी को मना करना पड़ता। जवाब दीजिए जरा इस बात का। तो मैं ये जवाब दे दें इसका एक बार। मेरी बात पूरी हो जाए एक बार। अच्छा, ठीक है, बोलिए सौरभ जी। तो आज जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है केवल इसलिए कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा ना बने, इसलिए मुख्यमंत्री जी को बार बार समन भेजे जा रहे हैं, ईडी बार बार समन भेज रही है, गैर कानूनी समन भेज रही है, खुद कोर्ट जाती है, कोर्ट का वेट नहीं करती है। आखिर आप तानाशाही में चुनाव में आओ। अच्छा ठीक है, कुल इतनी बेचैनी किस बात की है? और ये सारे नाम जिनको आपने भर्ती किया हुआ है, ये दूध के धुले थे क्या? हाँ, 10 सेकंड में सिर्फ इन पर भी आ रहा हूं। मैं एक चीज इनसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैंने जो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है वो हिंदी में इसलिए क्योंकि हिंदी न्यूज चैनल है, आपके ट्विटर पर भी चिपका दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा सबूत नहीं मिला आज तक। अरे मिल गए भैया, तैयारी बड़े नेता, मुख्य उप मुख्यमंत्री 18 मंत्रालय वाले गए, कम से कम उनके डिफेंस में तो तैयारी अच्छे करके लाया करो। 56,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश करिए कोर्ट में, और इसमें से अप्रोक्सीमेटली 31,000 पन्नों की गई है मनी लॉन्ड्रिंग में और 25,000 पन्नों की गई है जो और मामले हैं, और अप्रोक्सीमेटली 294 गवाह ईडी ने करे हैं और 192 गवाह जो है CBI ने पेश किए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कह नहीं सब कुछ। अब सुनिए जरा, अब सुनिए, बीच में नहीं, मैं बोला नहीं ना, इसीलिए
नहीं नहीं, मैं बोला नहीं, चलिए, ये सबूत ये के लिए आप केजरीवाल बता की तरह आदत मत अपनाइए प्लीज। ये रैली थोड़ी ना है आपकी कि यहाँ पर बैठकर आप बोलिए, अपना बोलिए, बोलेंगे। एक मिनट, Thank you। एक मिनट, मैं सिर्फ एक ही कुलदीप चीज जी, एक कहना मिनट, कुलदीप जी, कुलदीप, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इन सबके विषय में जाकर कोर्ट में बताइए, समझाइए। 1 साल से बेल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपके पास आधार नहीं है, क्योंकि कोर्ट मानता है कि आप मैंने बताया सबूतों से कि बेल छेड़छाड़ मिल कर रही, सकते नहीं। कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि पीएमएलए की वजह से बेल नहीं मिल रही। कोर्ट ने कहा कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जो है 238 करोड़ रुपए एक सेकंड, मैं तो पुरानी, एक सेकंड, बेल की बात हो रही है, छगन भुजबल बेल पे है। अब मैं बिल पर अब उस पर आता छगन हूं, भुजबल ठीक है? बेल पे है कि नहीं है? अब मैं उस पर आता हूं। तो इंपॉर्टेंट विषय यह है कि आपको बेल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं आप डिफॉल्टर आदमी हैं, कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब छगन भुजबल पर आता हूं। मैं मानता हूं कि कोर्ट में बेल लेना, कोर्ट को बेल देना, यह पूरे तरीके से कोर्ट का विषय है। अगर छगन भुजबल से लेकर किसी भी व्यक्ति पर एक भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज आप प्रवक्ता या फिर अरविंद केजरीवाल के पास भी है तो जाकर कोर्ट में कहे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अजी मैं गलत, मेरा जो नहीं, ये क्या बात हुई? अच्छा, मनीष सिसोदिया पर क्या साबित हो गया भ्रष्टाचार का मामला? अरविंद केजरीवाल पर क्या साबित हो गया? नहीं, तो कोर्ट अगर उनको बेल नहीं दे रहा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे बताइए? नहीं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? आरोप सब पर आरोप ही है, कोई कन्विक्टेड नहीं है। लालू जी कन्विक्टेड है, बाकी और कोई कन्विक्टेड नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो आपके यहां जाते हैं सारे के सारे। नहीं नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि एक व्यक्ति है जिसको 1 साल से बेल नहीं मिली, एक व्यक्ति है जो बेल पर बाहर है। दोनों के केसेस न्यायालय में पेंडिंग है। हम दोनों में भरोसा करते हैं, जो भी करेगा विश्वास है। ये ईडी सीबीआई पर भी बोले आलोक जी, और दूसरा जो मैंने खड़गे साहब का बयान अभी सुना, खड़गे साहब जब पहली बार कह रहे हैं, वो ये बात कई बार कह चुके हैं कि देश में अगर एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है तो देश में लोकतंत्र आ जाएगा। ये संविधान संशोधित कर देना चाहते हैं, संविधान बदल देना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है जिस ईडी के डायरेक्टर की अपनी नियुक्ति जो है वो 5-5 साल तक सुप्रीम कोर्ट कहता हो गलत तरीके से हुई है, ईडी के लोग 15-15 लाख रुपए लेते हुए राजस्थान में पकड़े जाते हों, और जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर को बेल ना मिलती हो, पेंशन ना मिलती हो, और जिस तरह से रात को सीबीआई के कार्यालय को जाकर घेरा जाता हो, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आज 96% जो ईडी के कार्रवाई हैं वो विपक्षी दल, विपक्षी नेताओं के यहाँ पर हैं। अब मैं 2-3-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ। नेशनल हेराल्ड का मैटर बार बार उठाया गया, इसी तरह से 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज तक बीजेपी के नेता बेशर्मी के साथ उस पर वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नेशनल हेराल्ड 2011-12 का मैटर है, आज तक केस शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है कि उस केस में कुछ भी नहीं है। इस तरह के तमाम केस हैं। राजस्थान के चुनाव में अभी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने लाल डायरी ढूंढी थी, और ईडी वाले भी पहुंचे थे लाल डायरी को ढूंढने के लिए। आज सब खामोश हैं कि कहां पर चली गई वो लाल डायरी। तो ये केवल चुनाव के लिए किस तरह से क्या किया जाएगा वो केवल एक रास्ता बनाया जाता। पिछला जब किसानों का आंदोलन था तो इनकम टैक्स के नोटिस गए, क्या हुआ उसका? और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि साहब बेल देना तो न्यायालय का काम है। अरे भाई, बेल को अपोज कौन करता है? जांच एजेंसी। बेल की स्वीकृति के लिए कौन हाँ भरता है कि हाँ भाई ठीक है बेल दे दी जाए इसको? जांच एजेंसी। और जांच एजेंसी किसकी है? वो अमित शाह जी और मोदी साहब की हैं। तो इसको लिए देश को, जनता को गुमराह ना किया जाए। डिक्टेटर वाली बात जहां तक है, डिक्टेटर अभी चंडीगढ़ में जो हुआ वो डिक्टेटर से कम था क्या? चंडीगढ़ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर बन के जो किया और पूरे देश में थू थू हुई, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि किस तरह से 24 घंटे में एक व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। सैकड़ों कंप्लेंट बीजेपी के खिलाफ होती हैं, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं होती है। जितने भ्रष्टाचारी होते हैं, आज तो सुना मधु कौड़ा भी आ गए। मतलब मधु कौड़ा जैसे व्यक्ति के ऊपर, जिनके ऊपर पूरा इन्होंने चुनाव लड़ा, उसको भी अपनी पार्टी में ले लिया। आज अगर ईडी सीबीआई बीजेपी के पास ना हो तो ये हेमंत बिश्व शर्मा, मधु कौड़ा, भावना गवली, छगन भुजबल की तो फाइल ही गायब हो गई। और वो चक्की पिसिंग अजित पवार 71,000 करोड़ वाले, उसको महाराष्ट्र की चाबी दे दी। सृजन घोटाला, आदर्श घोटाला। मैं अब अंतिम में एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरे पैनल से। एक एफआईआर बताइए जो मोदी जी ने की हो 2014 के बाद भ्रष्टाचार की, और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक, इसका जवाब ये देंगे। इस बात लेकिन आपने जो डिक्टेटरशिप वाली बात की, मैं जरा जाना चाहता हूं राजीव जी के पास। बताइए सर, देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी क्या मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कुछ लोग तो कहते हैं ऑलरेडी है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के लगातार 2014 और 2019 के जनादेश मिले हैं, देश में जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, मूड ऑफ द नेशन जो भी अब तक हो रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि जनता मोदी जी की कार्यशैली को पसंद करती है।
दूसरी तरफ बिखरे हुए विपक्ष से उन्हें कोई उम्मीदें नहीं है। एक तरफ बेशुमार उपलब्धियां किसी सरकार की हों, एक करिश्माई नेतृत्व हो, सुगठित गठबंधन हो, गठबंधन में किसी तरीके का असमंजस का भाव नहीं हो, दूसरी तरफ एक दूसरे को लगातार कोसते कोसते एकदम चुनाव की आहट जब महसूस होने लगे तो बुझे मन से कोई किसी के साथ हो गया, कोई किसी के साथ हो गया, लेकिन फिर भी पंजाब नहीं सुलझ पाया। केरल में आज राहुल गांधी के खिलाफ भी सीपीआई ने अपना कैंडिडेट दे दिया और कमोबेश जहां भी गठबंधन दिखता भी है वहां गठबंधन में गांठें ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, राजीव जी, तो यूपी में हो गया, यूपी में हो गया, दिल्ली में हो गया, चंडीगढ़ में इनका हो गया, गुजरात में इनका हो गया, गोवा में इनका हो गया, अब लोग कह रहे हैं बंगाल में भी हो जाएगा। आप बाहर आ गए, यानी जेडीयू बाहर आ गई। ऐसा नहीं है कि इन्होंने गठबंधन नहीं किए। देखिए सौरभ जी, उत्तर प्रदेश का गठबंधन क्यों अधूरा है, इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ठीक गठबंधन के पहले आरएलडी का बाहर निकलना और उस गठबंधन में कभी भी बीएसपी का नहीं आना। तो एक तरफ 50% से ज्यादा का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का अपने बलबूते है, दूसरी तरफ अलायंस पूरी तरह से बिखरा हुआ है और आखिरी समय तक काफी तलखी रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है उसमें कोई बड़ा फर्क वो ला पाएंगे। 2019 के नतीजों से बहुत अलग हट करके कोई परिणाम नहीं होगा। और बिहार में मैं एक बात जोड़ देता हूं, 39 सीटें हम एनडीए के साथ जब लड़ रहे थे हम लोगों को मिली थी, एक सीट पर हम लोग कम मतों के अंतर से हारे थे। आज उस अलायंस में हम लोगों के साथ साथ दो दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं जो जिस समय हम लोग 19 लड़ रहे थे उस समय नहीं थी वो। तो अब स्थिति यह है कि 60% से बड़ा वोट शेयर बिहार का है। ठीक है सर। तो गठबंधन आधे अधूरे मन के बाद भी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है और जनता सबसे ऊपर है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये गठबंधनों का स्वरूप क्यों बदला है, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी लग रहा है कि वो जनादेश मांगने जाए तो सही नेतृत्व के साथ मांगने जाए। ये तो आप अपने लिए कह रहे हैं, बड़ा कारण है। आपको लगा कि मोदी जी जीतने वाले हैं तो इसलिए आपने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया और एनडीए में आ गए, यही मतलब हुआ ना? नहीं, देखिए उसकी बिहार की वजह तो दूसरी है। देखिए बिहार में पिछले 2 दशक का जो इतिहास है, जिस अलायंस के नेता नीतीश कुमार रहे हैं उसको जनता ने वोट किया है जी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और ये सच है कि अलायंस को लेकर के बिहार की जनता के मन में नीतीश कुमार जी की जो छवि है, जो उनकी विश्वसनीयता है, उस पर कई सवाल व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हो सकती हैं, वो उनका विशेषाधिकार है। बावजूद इसके वो जहां भी रहे हैं उसी गठबंधन को जनता ने बार बार चुना। अच्छा, ठीक है सर, वो बहस पर लंबी चली जाएगी, कहीं और छोड़ देते हैं उसको। मानव जी के पास मैं जाना चाहता हूं, आपने जो बात कही वही लेकर के मैं जा रहा हूं। लगाइए आरोप डिक्टेटरशिप आ जाएगी, लगाइए आरोप ईडी सीबीआई जो है केवल विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है, कह रहे हैं कि सारी जनता जो है जिताती है मोदी को, जनता को मोदी चाहिए, क्या कर लेंगे? पहले तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। बिल्कुल जनता जिताती है, लेकिन पता नहीं है ईडी सीबीआई किसके लिए काम करती है। अगर वो देश हित में काम करती तो भाई जो ये जो बोलते थे ना चक्की पीसिंग और इतने बड़े आदर्शवादी नेता जो अभी राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, उनका क्या होता? ये सब चिंतन का विषय है और जनता देख रही है, जनता सब जानती है। बड़ा आसान है, नाम लेके हमको क्या ही मिलेगा। वो तो नाम तो भाजपाइयों को पता होगा और अभी नए नए पलटू राम से पलट करते करते वो पहुंच गए हैं भाजपा के पास। पिछले 1.25 साल में ये निश्चित था कि कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ जो गठबंधन भाजपा का है, जो बैकडोर एंट्री है, जो अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है भाजपा, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी, वो क्या करेगी? वो देश को बरगलाने के साथ साथ देश से साथ धोखाधड़ी भी करेगी। और उनके गठबंधन कैसा है? धोखेबाज लोगों से। अब धोखा कैसा? जनता को उन्होंने धोखा दिया, फिर पलट गए, फिर आके उन्होंने जिनके साथ गठबंधन किया उनको धोखा दिया, फिर पलट गए, बोले कि नो एंट्री है, दरवाजा बंद है, सीट क्यों नहीं रह गया। यह है शिष्टाचार और ये नैतिकता, जिसकी है नहीं राजनीति। आज राजनीति जिस पटल पे आ गई है, जिस स्तर पे आ गई है, नैतिकता बोल के कुछ नहीं है, आइडियोलॉजी भी कुछ नहीं है। लेकिन हम ममता बनर्जी की सेना है जी, हम इंडिया अलायंस है,
तो हम इंडिया की नैतिकता को मानते हैं, भारत की अखंडता को मानते हैं और भारत के संविधान इंडिया अलायंस में केवल मीटिंग करने के लिए थोड़ी ही आप अडिग हैं। दिल्ली मुंबई जाएंगे मीटिंग कर लेंगे, सीट तो शेयर कर नहीं रहे, तो फिर क्या क्या मतलब इंडिया नहीं, अलायंस नहीं। होने का? देखिए इंडिया अलायंस जो है ना, जैसे सीट शेयर कर नहीं रहे, अभी आज ही पता चला आपको यूपी में क्या हो रहा है, कौन सी सीट मिल रही है टीएमसी को। तो इंडिया अलायंस में तो जरूरी नहीं कि हर एक पार्टी जो है वो हर एक इलाके में कॉम्प्रोमाइज करे, जहां जो बेस्ट है उसको मौका मिलेगा। मतलब बंगाल में आप नहीं करेंगे? वही कांग्रेस बेस्ट से आगे गठबंधन, ये बढ़ेगा। क्लियर कर दिया आपने, बंगाल में नहीं करने वाले। नहीं, बंगाल में देखिए, बंगाल में तो हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमने बहुत मौका दिया कांग्रेस को। तो कांग्रेस जितनी कंप्लेसेंट है, उससे ज्यादा सटीक तो अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी के जब राय आएगा, जब वो हमारे साथ गठबंधन में है, जिस तरीके से जब हमारे जो समन्वय है जो सामने दिखेगा देश को, तो पता चल जाएगा। चलिए, अच्छा आपने और साफ साफ सबसे बात बड़ी की, इस बात बात और की, भाई- ये बात अच्छी लगी। मुझे ब्रेक लेना, लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा मानक जी, ये ईडी सीबीआई चलिए गलत कार्रवाई करती तो दिखती है, आपकी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है शाहजहां शेख को? देखिए, आज भी हाईकोर्ट में हमने बात करी, हमारे नेता ने 2 दिन पहले ही बता दिया कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, हाईकोर्ट ने उनके बोल ऊपर, दिया हमने कुछ और- नहीं, हमने कोई रोक नहीं लगाई है, पुलिस को नहीं, थोड़ी रोका है जी, कार्रवाई नहीं, करने नहीं, से। हाईकोर्ट ने आज बोला ना? आज बोला है, और आप निश्चित रहिए, तो हमको पर्याप्त समय है और हमारी बंगाल की पुलिस बहुत सक्षम है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अरे आप शाहजहां शेख जी की बात करते हो, एमपी हैं, एमएलए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, अब आपने जनरल उसको से जितनी क्या इज्जत दी है जी लगा तो करके, हमने मैं तो अपने उसी पर हैरान मजदूरों हूं। को नहीं छोड़ा। औरतें वहां की सुनिए, महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं शाहजहां शेख जी, जो आपकी पार्टी नहीं, कार्यकर्ता शाहजहां है। शेख जी नहीं, शाहजहां शेख क्या है मैंने बोला जी, आपको बज रहा होगा, हम बोले कोई एमएलए हैं, हमने आपको बोला, अच्छा, तो आपको जी बोल रहे हैं, अच्छा, उनको ठीक, नहीं बोल रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक। लेकिन सुनिए सौरभ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है पूरे देश में जहां जहां एलिगेशन हुआ है और थोड़ा भी प्रमाण या किसी तरीके से एलिगेशन हुआ है, ठीक है। हमने बोला है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से निश्चित रूप से बरी होकर आप आइए, कोई पार्टी बैनर आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है समझा मानव जाइए जी। अच्छा ठीक है हम मानव जी, बीजेपी ब्रेक ले रहा हूँ। के कांग्रेस पर भी आप बोले, ऐसे- बीजेपी पर भी आपने बोला, राजीव जी की बातों का उत्तर मुझे लग रहा देना चाहेंगे आलोक शर्मा जी भी और कुलदीप कुमार जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा है, आप कुरुक्षेत्र देखते रहिए। फिर एक बार वही चर्चा हो रही है कि एजेंसियों का मिसयूज है, एजेंसियों का वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी क्या डिक्टेटर है और आ जाएंगे तो क्या देश में लोकतंत्र खत्म कर देंगे? एक बार फिर लौटते हैं, देखते रहिए कुरुक्षेत्र। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में हम चर्चा कर रहे हैं क्या ईडी सीबीआई देश के विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को घेर कर जेल में डालने की कोशिश कर रही है, और क्या उन पर यह दबाव भी बनाया जा रहा है कि या तो वो गठबंधन छोड़ दें विपक्ष का और बीजेपी के साथ आ जाएं, वरना उनको जेल में डाल दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी क्या तानाशाही करने वाले हैं देश के अंदर? ये सारे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। शिवम त्यागी जी जवाब दें, मेरे ख्याल से आपने भी सबको सुना। आलोक जी की बात का जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो आपने चंडीगढ़ में देखा वो डिक्टेटरशिप नहीं है, क्या बहुत सारे नाम उन्होंने गिना दिए, जो आरोपी थे और आज आपके साथ है। बेल में उन्होंने कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंगली कि बेल जो होती है उसको अगर डिपार्टमेंट अपोज करता है तो जाहिर है बेल नहीं मिलती है, और जो लोग बाकी जेल में अंदर हैं उनको अपोज किया जाता है तो इसलिए बेल नहीं मिलती। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समय में भी इस डिपार्टमेंट ने तो अपोज किया ही होगा ना, लेकिन उनके तथ्यों में कहीं ना कहीं आधार था, बेल लायक ग्राउंड था तो उनको बेल मिली हुई है। आज जिस तरीके से वो हेरल्ड वाले विषय में बेल पर है, अपोज तो वहां पर भी किया गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी वाले विषय में भी कहीं ना कहीं ईडी तो लगातार या फिर सीबीआई तो लगातार इन चीजों को कर रही होगी, लेकिन बावजूद उसके वो अभी जेल में नहीं है। यानी कि कोर्ट के सामने डिपार्टमेंट बेशक ओपोज करता हो, बावजूद उसके अगर काफी आधार है एक व्यक्ति को बाहर रखने के लिए तो बाहर रखे गए हैं। इन्होंने एक और चीज कही, कोई मामला ही नहीं है हेरल्ड वाला। 50 लाख रुपए देके 90 करोड़ का एजेएल का कर्ज माफ करके 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अंदर कर ली आपने, और आप कहते हैं कि आपके हिसाब से कोई विषय ही नहीं है। और छोड़ दीजिए विषय नहीं है तो 2011-12 में ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तीनों कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा था कि ये जो टैक्स के विषय में हम पर दोबारा से केस खोलने का काम किया जा रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए, खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि नहीं वापस जाइए, कोर्ट केस आप पर एज इट इज चलेगा। केस आप पर चल रहा है। अगर इतने ही दूध के धुले हुए थे तो केसेस बंद क्यों नहीं हुए? अब आगे सुनिए जरा, भी तो बहुत कुछ है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही एजेएल की 991 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त हुई है। यंग इंडिया की अभी 90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। आप यहां पर बैठ कर कहते नहीं नहीं कुछ है ही नहीं, अरे कुछ नहीं है, अरे हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां लुट कर जा रही है, कह रहे हैं कुछ है नहीं। आगे 15 घंटे जो पूछताछ राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से की थी, क्या निकला उसका? तो मैं तो मानता हूं कि डिपार्टमेंट तभी तो इन सब चीजों पर काम कर रहा है। और जहां तक बात कन्विक्शन की है, इस देश में कन्विक्शन कोर्ट्स में 20-20 साल में नहीं होते।
कब लगा था लालू प्रसाद यादव जी पर केस और कब जाकर कन्विक्शन हुआ इस देश ने देखा है। कितने सारे केसेस 50-50 साल चाहिए चलते हैं आपने देखा है। मतलब इनको यहां पर भी पारिवारिक वो चाहिए कि केस भी इनका 2 ही साल में खत्म कर दें, क्योंकि ये राज परिवार से आते हैं, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसके तहत होगा। और आगे एक और चीज इन्होंने वो वाड्रा जी के कागज तो बाढ़ में ही बह गए। 2G वाले विषय पर भी आता हूं। इन्होंने कहा 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया था, कहां गया? हमने नहीं बताया था भाई। आपके समय में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, संसद में हंगामा हुआ था, उसके बाद सरकार ने एफआईआर फाइल की थी और तमाम सारी चीजें हुई थी। और मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। तानाशाही की लगातार बात होती है ना, तानाशाही होती तो ऐसा कहां होता? मतलब एक आदमी दूसरे देश में बैठा हुआ यहां पर रोजाना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर इस देश को बताता है कि इस देश में तानाशाही चल रही है, और पूरे देश का विपक्ष जो है उस प्रोपेगेंडा को आगे लेकर बढ़ता है। तानाशाही होती तो वो चलती कहां? तानाशाही होती तो जिस तरीके से रोजाना इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश के धर्म को गाली दी जाती है, वो होता कहां? तानाशाही होती तो तमाम तरह के लोग हैं जो दिन रात गाली देते हैं, वैसी तो कोई तानाशाही। आलोक शर्मा जवाब देंगे। आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि तेज बोलने से कुछ नहीं होता है। आप धीरे बोल के समझा दीजिए। जो ट्विटर है, जिसको एक्स कहा जाता है, उसने अभी 4 दिन पहले ही सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है। तमाचे की भाषा शायद ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता समझते हैं। क्या कहा है उन्होंने कि हमें ये कहा गया है कि आप इनको कंटेंट को डिलीट कीजिए और उस पर पेनल्टी लगाइए। हम लेटर तो नहीं दिखा सकते, आप छोड़ दीजिए कौन किसके मुंह पर तमाचा मार रहा है। 2019 में रॉबर्ट वाड्रा के पास ईडी गई थी, याद होगा। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, फरवरी में एजेएल, यंग इंडिया, हेरल्ड सब गायब हो गया। सब पे बोलेंगे, बोलिए। अरे इतना नाराज काहे हो गए? बॉसेस पर आरोप लग गए तो नाराज हो गए आप? सुनिए ना बात, उंगली दिखा के डरा रहे हैं। एक सेकंड, अभी तो डिक्टेटरशिप थी। शिवम जी प्लीज। आलोक जी बोलिए। डिक्टेटरशिप का एक एग्जाम्पल जीता जागता ये भी है कि जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग देश के प्रधानमंत्री करते हैं, आज भी कांग्रेस से इतना खौफ खाते हैं पंडित नेहरू से। वापस आता हूं, तेजस्वी का 8,000 करोड़ का मॉल था। इस हिंदुस्तान के पूरे मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। वो मिल गया होगा शायद ईडी को कि वो गुड़गांव में 8,000 करोड़ का मॉल कहाँ है। 2019 में रॉबर्ट वाड्रा जी की पेशी हुई थी, याद होगा। उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी जी गई थी जयपुर। 2019 से 24 आ गया, 5 साल हो गए। क्या उस पर हुआ और क्या नहीं हुआ? उनकी जमीनों के जो बीकानेर के मैटर थे उसमें सरकार फंसी पड़ी है, और सरकार किसकी थी? वसुंधरा राजे की। नेशनल हेराल्ड में 12 साल लग गए जांच शुरू करने में। आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं किसी की भी, किसी का केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई है। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें आप। वो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में आज भी नेशनल हेराल्ड के ऑफिस चल रहे हैं। जब्त करना और अटैच करने में दोनों में फर्क है, लेकिन मोदी साहब ने सबको अनपढ़ बना दिया है। वापस आता हूं मैं। आज आप बार बार बात कर रहे हैं कि एनडीए इंडिया गठबंधन का वहां अलायंस नहीं हुआ, वहां अलायंस नहीं हुआ, वो छोड़ के भाग गया। अरे भाई, इंडिया गठबंधन जो है वो तो अलायंस दिन पे दिन कर रहा है। एनडीए के कितने अलायंस हो गए? बिहार के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, वो बता दें कितने अलायंस हो गए आप लोग, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है। वहां जो बीजेपी चाहेगी वो होगा। मैंने 10 नाम गिनवाए अभी। हेमंत बिश्व शर्मा पर अमित शाह जी से सवाल पूछा गया कि भैया वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, तो एक पत्रकार को इधर चलो हटो यहां से, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। आज हालत डिक्टेटरशिप की ये है कि आज आप ईडी के नोटिस भेजिए, अगले दिन चेक मंगवा लीजिए। लाल डायरी का जिक्र मोदी साहब ने किया था राजस्थान के पूरे चुनाव में, और ईडी सीबीआई सब अलर्ट पे थे। मैं पूछना चाहता हूं लाल डायरी को कौन ढूंढेगा और कब ढूंढेगा? अच्छा ठीक है आलोक शर्मा, ठीक है आलोक शर्मा। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि आप लोग जो कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी हैं उनका महिमा मंडन करते हैं। लालू यादव जी के लिए कह रहे थे वो आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं। वो लालू जी तो कन्विक्टेड है ना, आरोपी नहीं है। देखिए कन्विक्टेड तो कौन कौन रहा है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग भी जब सवाल पूछे तो बड़ा दुर्भाग्य। कन्विक्शन हुआ, बिल्कुल कोर्ट ने कन्विक्ट किया। मैं तो पूछ रहा हूं कि आज बीजेपी ने पिछले 10 साल में इतने आरोप लगाए, उसमें कितने कन्विक्ट हुए? लालू जी की कन्विक्शन भी मोदी जी से पहले हुआ। आप इनसे सवाल पूछिए, आप ये सवाल पूछिए। बिहार में आपका जो सबसे बड़ा सहयोगी दल है उसके सबसे बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में कन्विक्टेड हैं। ये बात तो सब जानते हैं ना, इससे आपको गुरेज नहीं है। मैं फिर कहूंगा तेजस्वी यादव वहां के अब सबसे बड़े लीडर हैं। लालू प्रसाद यादव अब उनकी पार्टी के अध्यक्ष तक भी नहीं है। लेकिन मैं केवल ये पूछ रहा हूं सृजन घोटाले वालों का क्या हुआ? जो वो डीएनए ढूंढा जा रहा था नीतीश कुमार जी का, वो बिहार के लोगों का, उसका क्या हुआ? अच्छा चलिए ठीक है, मैं अब जरा आपकी बात का जवाब देंगे राजीव रंजन जी जवाब देंगे, बोलिए। देखिए अभी मैं कई बातें सुन रहा था। देखिए नीतीश कुमार जी को सत्ता में बतौर मुख्यमंत्री 19 साल उनके हो गए हैं।
और इन 19 वर्षों में लगभग 16 वर्ष केंद्र में जिस अलायंस की सरकार रही है उसके विरोध में उन्होंने बिहार की सरकार चलाई है। इस दौरान अगर उनके सार्वजनिक जीवन के किसी भी गतिविधियों को लेकर कोई सवाल खड़े होते, कोई वित्तीय अनियमितता का मामला बंद था, तो निसंदेह उनके खिलाफ भी ईडी और सीबीआई आप भेज पाते। आप जहां पर विपक्ष की जो केंद्र में विपक्ष में है और कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन्हें अगर लगता है कि ईडी और सीबीआई केवल सत्ता पक्ष के नेताओं के पास नहीं जाती है, तो जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर आप अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट या एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए उनके खिलाफ क्यों नहीं आप कोई जांच पड़ताल कराते हैं? सवाल ये है, और बाद में न्यायालय का दरवाजा भी आपके सामने खुला है। जी ठीक है, इसलिए ये केवल इसको इस तरीके से डाल देना पूछना पड़ेगा। भाई आप लालू यादव के साथ तो आप भी थे ना, आपने तो उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा, उसके बाद बीजेपी को छोड़कर आप वहां भी गए। तो लालू यादव चारा घोटाले ये तो पब्लिक डोमेन में है, उनसे आपको कोई बैर नहीं था। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के ऊपर लैंड फॉर जॉब के लिए मुकदमा चल रहा है, उससे आपको कोई बैर नहीं था। लालू यादव के खिलाफ कोर्ट में कौन लेकर के गया था सबूत? ललन सिंह लेकर के गए थे ना, आपके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही ले गए थे ना मामले को। देखिए, जो भी चीजें हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। मैंने तो केवल ये कहा है कि जब आलोक शर्मा ने कहा सृजन घोटाला, फिर इनको और कई सवाल, मैं कह रहा हूं कि फिर इनसे किस बात का इनको कैसे उलाहना दे सकते हैं? नहीं, मैं उलाहना कहां दे रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप पर दाग लगे हैं तो आपको एजेंसीज को सहयोग करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि केवल आपके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, तो जहां भी इंडिया के अलग अलग साझेदार दलों की सरकारें हैं, वहां आप क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं के खिलाफ या एनडीए के नेताओं के खिलाफ अगर आपके पास सबूत हैं, तथ्य हैं, आरोप हैं, तो अपनी एजेंसी से क्यों नहीं जांच कराते? अच्छा ठीक है, अजरा एक बार अगर आप समय कम रह गया, कुलदीप जी से पूछ लो, जो आपने भी हमारे कहने का वो तो जा ही नहीं रहे ईडी के सामने, 7 बार बुला चुकी है ईडी, जाए साफ करे मामला, कुछ नहीं किया तो। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो जो ईडी का समन था वो गैर कानूनी था, और ईडी उसको कोर्ट लेके गई है, तो ईडी को कोर्ट का वेट करना चाहिए। लेकिन अब मैं ईडी की बात पे आता हूँ। ईडी का बड़ा अच्छा एक मामला आपको बताता हूँ मैं। ईडी ने तमिलनाडु के अंदर 2 किसान थे, दलित परिवार के, बेचारे बहुत गरीब थे, उनके भाजपा के नेता से लोकल से लड़ाई हो गई, उस भाजपा के नेता ने उन्हें ईडी का समन दिला दिया, और ईडी ने उन 2 किसान भाइयों को समन कर दिया जिनके अकाउंट में मात्र 650 रुपए थे। तो ये हालात तो आज ईडी की कर दी है। अगर किसी छुटभैया नेता से भाजपा के किसी की लड़ाई हो जाए ना, तो वहां पुलिस नहीं आती, अब वहां ईडी वाले आते हैं, वहां सीबीआई वाले आते हैं। ये हालत इन्होंने इस देश के अंदर अब ईडी की कर दी है। दूसरी बात है, सबूत मांगते हैं। सबूत तो ऐसा दिया सुप्रीम कोर्ट में हमने कि ऐसा जूता भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने मारा कि इन्होंने वोटों की चोरी करी, और चोरी करते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए। और इनको, अच्छा ठीक है सर, समय प्लीज का मैं छोटा जवाब आपका ले पा रहा हूं, जवाब देंगे, लेकिन एक बार मानव जी की बात भी आ जाए। बोलिए मानव जी। मानव जी, आज देश में ईडी का सबसे ज्यादा खौफ है क्या? एक वक्त में सीबीआई का होता था, आज ईडी का है क्या? नहीं, आज देश में मोदी जी को सबसे ज्यादा प्रेस रिपोर्टर्स का खौफ है, आपका खौफ है, क्योंकि आपके लिए वो पीसी देंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे नहीं। और जो डिक्टेटर बोलते हैं ना, डिक्टेटर नहीं है, तानाशाह नहीं है वो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। देश में जिस तरीके से मणिपुर से लेके चाहे कोई भी देश में प्रांत हो, चाहे दिल्ली में हमारे रेसलर्स ही क्यों ना हो, आज 10 साल में मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आए। सबसे ज्यादा डर मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। ठीक है सर, ओके, आपसे डरते हैं वो। अच्छा चलिए, जवाब देते हैं। एक कमेंट का वक्त है मेरे पास। बस एक कमेंट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। भारत नहीं, आप इनको रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के विषय में जो है, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर विश्वास ना करते हो, लेकिन भैया अपने गठबंधन वालों को सुन लो, 10 सेकंड में सुना दे रहा हूँ। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां। सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल। जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया
सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। स्पीकर पे करते आप तो सुनाई दो दिन देता। उसका चलिए खैर, ठीक है, वो थैंक यू। पुराना मैं बस बयान इतना होगा, नहीं, जो मैं आप बस बता इतना ही कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में किंग पिन है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस ने ही उठाई थी। इन्हीं की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रोजाना टीवी पर आकर कहती थी भैया अपने आप माफी मांग लो। और इसी विषय में अरविंद केजरीवाल रोजाना सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को आरोपी बताते थे, कहते थे कि इनको जेल डाल दो। भैया भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपनी पार्टियों में ही माफी मांग लो एक दूसरे से कि हमने जो बोला था वो गलती हो गई, माफ कर दो हमको। चलिए ठीक है। अपने आप एक दूसरे को कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, आज डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है तो कहते नहीं नहीं ये तो तानाशाही हो गई। सुनिए कितनी तानाशाही कहते रहिए, रुकेंगी नहीं कार्रवाई। अब चलिए, अगर जनता का पैसा खाया है तो लौटाना पड़ेगा। अब वक्त ही कितना रह गया चुनाव में, जनता सबका जवाब देगी। बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी जी, आलोक शर्मा जी, राजीव रंजन जी, मानव जायसवाल जी, कुलदीप कुमार जी, आपका आज कुरुक्षेत्र में आज की बहस यहीं तक।